हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण आपके अपने यूट्यूब चैनल में लर्न विद फन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। आज का हमारा वीडियो बीएड सेकेंड ईयर के अंदर कोर्स 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन, इसमें 5 यूनिट पढ़ना है। यूनिट 5 में एक टॉपिक है पद विश्लेषण यानी आइटम एनालिसिस। इसके बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो व्हाट इज आइटम एनालिसिस, पद विश्लेषण क्या है, इसके उद्देश्य, आवश्यकता, विशेषता एवं सोपान यानी स्टेप्स, इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, व्हाट इज आइटम एनालिसिस, पद विश्लेषण क्या है। एक बार पदों का लेखन और ध्यानपूर्वक उसका संपादन हो जाने के पश्चात विश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जैसे किसी भी प्रकार का जब हम मूल्यांकन करने जाएंगे, उसमें पदों का जब हम चयन करते हैं, क्वेश्चन का जब हम चयन करते हैं, तो जैसे ही उसका चयन होगा उसके बाद क्या होगा, उसमें विश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ये जो विश्लेषण की प्रक्रिया है, यही विश्लेषण की प्रक्रिया जो है ये कहलाती है पद विश्लेषण। देखिए लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि पद विश्लेषण द्वारा पदों की सत्यता का ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में पद विश्लेषण एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा वैध तथा उद्देश्य के अनुरूप पदों को परीक्षण में सम्मिलित कर लिया जाता है और जो पद वैध नहीं होते हैं या उद्देश्य के अनुरूप नहीं होते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है या परिवर्तित कर उसे परीक्षण में शामिल कर लिया जाता है। कहने का मतलब यह हुआ, जैसे हम किसी परीक्षण का निर्माण करेंगे तो परीक्षण के निर्माण में जब हम पदों का चयन करेंगे, जैसे कौन से पद का प्रश्न की संख्या कितनी होगी, तो जब हम चयन कर लेंगे तो चयन करने के बाद क्या होगा कि उसका हम विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले जब चयन करेंगे तो उसका हम विश्लेषण करेंगे कि कौन सा पद कितना प्रभावशाली है, परीक्षण की वैधता को पूरा करता है, विश्वसनीयता को पूरा करता है कि नहीं। यदि नहीं करता है तो उसमें हम बदलाव कर सकते हैं, उसको हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर आगे लिखा है, सीमित अर्थों में पद विश्लेषण का प्रयोग विशेष रूप से एक पद कितनी प्रभावशीलता से परीक्षण की वैधता में योगदान देता है इसी के लिए किया जाता है। तो पद विश्लेषण का जो मेन एम होगा वो जो हम पदों का चयन करेंगे मूल्यांकन में, तो उसकी जो विश्वसनीयता और वैधता है, कितना प्रभावशाली है, इसी को जानने के लिए हम पद विश्लेषण का प्रयोग करते हैं। योगदान देता में किया जाता है। अब आगे जानेंगे पद विश्लेषण का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ आइटम एनालिसिस। देखिए, मापन के क्षेत्र में किसी भी परीक्षण का प्रभावशीलता उसकी स्वयं की उपयोगिता एवं उसमें निहित पदों की विशेषताओं पर निर्भर करते हैं। परीक्षण का फलांक उसकी वैधता और विश्वसनीयता उसके अंगभूत पदों एकांशों के आपसी सहसंबंध के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। इसलिए परीक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए परीक्षण निर्माता को उसमें होने वाली समस्त पदों का पृथक पृथक अध्ययन करना चाहिए। इस कार्य को ही पद विश्लेषण कहा जाता है। कहने का मतलब यह हुआ, जैसे हम किसी भी मूल्यांकन पद्धति के लिए जब परीक्षण का निर्माण करेंगे तो उसमें जब हम पदों का चयन करेंगे, तो जब पदों का चयन करेंगे तो उसमें विश्वसनीयता और वैधता को जब हम मापेंगे तो उसमें हमको पद का अलग अलग अध्ययन करना होगा, पृथक पृथक करके अलग अलग करके उसका अध्ययन करना होगा। इसी अध्ययन करने की प्रक्रिया को विश्लेषण कहते हैं और जिसका अध्ययन करेंगे, पद का अध्ययन करेंगे, तो इसीलिए हम उसको पद विश्लेषण कहते हैं, आइटम एनालिसिस। फिर आगे लिखा है, विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर पद विश्लेषण को भिन्न भिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है, जो निम्न है। पहला है चैपलिन महोदय के अनुसार। ये जो चैपलिन महोदय हैं, इन्होंने क्या कहा है पद विश्लेषण को जानेंगे हम। देखिए, व्यापक रूप से पद विश्लेषण का तात्पर्य किसी पद विशिष्टता या कठिनता, अस्पष्टता, स्तर, समय सीमा आदि के निर्धारण से है। फिर रेबर महोदय के अनुसार, रेबर महोदय के अनुसार क्या है, संकुचित अर्थ में पद विश्लेषण का तात्पर्य उस मूल्यांकन से है जिससे यह पता चलता है कि
प्रत्येक पद कितनी प्रभावशीलता के साथ परीक्षण की संपूर्ण वैधता और विश्वसनीयता में योगदान देता है। इसी प्रक्रिया को हम पद विश्लेषण करते हैं। फिर आगे लिखा है, उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि परीक्षण के प्रत्येक पद का पद विश्लेषण सांख्यिकीय गणनाओं के आधार पर किया जाता है, जिससे प्रत्येक पद की विभेदन क्षमता और कठिनाई स्तर का ज्ञान प्राप्त होता है। पद विश्लेषण विधि से हमारा आशय उस विधि से है जिसके अंतर्गत परीक्षण में निहित समस्त एकांशों यानी पदों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता है तथा यह देखा जाता है कि समस्त पदों में से प्रत्येक अमुक एकांशों को किसी सम्मिलित समूह के कितने तथा कितने प्रतिशत परीक्षार्थियों ने हल करने का प्रयास किया। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इस विधि के अंतर्गत एकांश पद की उपयुक्तता का विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि किसी भी परीक्षण का गुण एवं उपयोगिता उन एकांशों पर निर्भर करता है जिससे कि उसकी परीक्षण की रचना होती है। देखिए, रेबर और चैपलिन महोदय ने जो परिभाषा दिया उसके आधार पर हम कह सकते हैं, जब हम विश्लेषण करेंगे तो उसमें यह भी बात का ध्यान रखा जाता है कि उसका कठिनाई स्तर क्या है, वैध है कि नहीं, विश्वसनीय है कि नहीं। इसके साथ साथ इस बात का ध्यान दिया जाता है कि जिसके लिए वो परीक्षण का निर्माण किया जा रहा है उसका कठिनाई स्तर क्या है, ठीक है। फिर कितने विद्यार्थियों के द्वारा यह हल किया जाता है परीक्षण। तो वो जो एकांश यानी पद का जब हम विश्लेषण करेंगे तो इसमें सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। फिर इसके बारे में एकांश विश्लेषण के संदर्भ में फ्रीमैन ने एक सुझाव दिया था कि एकांश के मूल्यांकन में दो पहलुओं पर मुख्य रूप से विचार करना चाहिए। वो दो पहलू कौन कौन हैं? तो दो पहलू में पहला पहलू है प्रत्येक पद की कठिनाई स्तर क्या होगा, और दूसरा पद है एकांश की विभेद शक्ति। ये जो दो है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किसके अनुसार? तो फ्रीमैन के अनुसार। इन्होंने कहा प्रत्येक पद का कठिनाई स्तर, मतलब जो हम परीक्षण का निर्माण करेंगे, जो उसमें पदों का चयन किए हैं उसका कठिनाई स्तर क्या है और उसकी विभेदन क्षमता कितनी है। मतलब जब हम परीक्षण का प्रयोग करेंगे तो छात्रों के बीच विभेद करने की कितनी शक्ति रखती है, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। फिर आगे लिखा है, एकांश विश्लेषण के संदर्भ में भी गिलफोर्ड महोदय का विचार यह है कि इस तरह का है कि परीक्षण के अंतिम रूप की रचना करने से पूर्व श्रेष्ठ एकांशों के चयन हेतु एकांश विश्लेषण विधि का प्रयोग अत्यंत उपयोगी है। संपूर्ण परीक्षण के विभिन्न गुण उसमें निहित एकांशों के गुणों पर निर्भर होते हैं, जैसे मध्यमान, प्रसरण, फलांक, वितरण का रूप, विश्वसनीयता तथा वैधता। ये गिलफोर्ड महोदय का कहना था। जब हम परीक्षण का अंतिम रूप की रचना करेंगे तो उसमें हमको ये सब बातों का ध्यान रखना होगा, जिसमें उसका मध्यमान क्या होगा, प्रसरण क्या होगा, फलांक वितरण क्या होगा, विश्वसनीयता वैधता है कि नहीं है। फिर हम आगे चलते हैं एकांश विश्लेषण के सोपान, यानी इसको एकांश विश्लेषण नहीं कह के आप इसको कह सकते हैं पद विश्लेषण के सोपान, यानी आइटम एनालिसिस के जो पद सोपान है यानी चरण है। एकांश इसमें कहा जा सकता है, एकांश विश्लेषण के अंतर्गत एकांशों का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण निर्माता को मुख्य रूप से 3 तथ्यों के विषय में विचार करना होता है। तो 3 तथ्य कौन कौन से हैं जिसको परीक्षण निर्माता के द्वारा ध्यान दिया जाता है? एकांशों का चयन, जो एकांश का चयन करेगा उस पर विशेष ध्यान देना होता है। फिर एकांश वैधता या एकांश विभेदक मूल्य या शक्ति का ज्ञात करना, मतलब जो हम एकांश का चयन किए हैं, पदों का चयन किए हैं, उसका विभेदक मूल्य क्या है। विभेदक मूल्य कहने का मतलब है बच्चों के बीच डिस्क्रिमिनेट कितना करता है, डिस्क्रिमिनेशन उसके द्वारा कितना किया जाता है, मतलब उसके अंतर को समझने में कितना मदद करता है। फिर तीसरा है आपका कठिनाई स्तर, जो जिस परीक्षण का निर्माण होगा उसका कठिनाई स्तर क्या है, जिस स्तर के बालकों के लिए उसका निर्माण किया जा रहा है उसका कठिनाई स्तर भी उसी स्तर के अनुसार होना चाहिए। तो इसमें जो 3 चरण हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एक एक करके जानेंगे हम। पहला है एकांश चयन। ये जो एकांश चयन है इसमें क्या होता है इसको हम जानेंगे। देखिए, एकांश विश्लेषण विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम कार्य एकांश का चयन करना है।
इसमें उद्देश्यों के अनुसार निपुण एवं दक्ष व्यक्तियों के निर्णय के आधार पर पहली बार में एकांश का चयन किया जाता है। इस पहलू को विषय वस्तु वैधता के नाम से भी जाना जाता है। विषय वस्तु वैधता इस बात की ओर संकेत करती है कि विभिन्न परीक्षणों के लिए एकांश चयन करते समय उनकी विषय वस्तु को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अनेक बुद्धि परीक्षण में निश्चित प्रकार के एकांश सामान्य उपयोगी सिद्ध हुए हैं, जैसे संख्यात्मक वर्गीकरण, उत्तम उत्तर, तर्क, सादृश्य। कहने का मतलब यह हुआ, जैसे एकांश का जब चयन करेंगे, जब हम किसी परीक्षण का निर्माण करने चले हैं तो उसमें जो एकांश का चयन करेंगे वो उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए तथा वो जो परीक्षण निर्माण होगा जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर परीक्षण का निर्माण किया जा रहा है उसके अनुरूप ही उसमें पदों का चयन होना चाहिए। ठीक है। फिर दूसरा है एकांश वैधता या एकांश विभेदक मूल्य, यानी विभेदीकरण क्षमता द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि पूरे परीक्षण पर प्राप्तांकों के आधार पर अधिक अंक एवं कम अंक पाने वाले छात्र को अलग अलग करने में प्रत्येक एकांश क्या योगदान रहा। यानी एकांश वैधता या एकांश विभेदक मूल्य। विभेदक मूल्य कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे क्लास ग्रुप में यदि हम उस टेस्ट को अप्लाई कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, तो जो भिन्न भिन्न बच्चा है सबों के बीच में अंतर को स्पष्ट करे, किसको कितना ज्ञान है। तो इसका एकांश वैधता जो है, ये जो विभेदक मूल्य इसका कितना हो, मतलब बच्चों के बीच में ये अंतर को स्पष्ट करे, जिससे परीक्षण के उद्देश्य, किस उद्देश्य से परीक्षण किया जा रहा है उसके उद्देश्य की पूर्ति हो। फिर अगला है कठिनाई स्तर को ज्ञात करना। परीक्षण निर्माण के क्षेत्र में पद कठिनता या पद या एकांश का कठिनाई स्तर एक ही अर्थ में प्रयुक्त होता है पद कठिनता के संदर्भ में, मतलब कठिनाई स्तर भी सामान्य होना चाहिए। आगे है चैपलिन ने कहा है कि पद कठिनता का अर्थ एक परीक्षण के पद का वह कठिनाई स्तर है जिसका मापन उस पद पर सफलता या विफलता की आवृत्ति द्वारा होता है। मतलब चैपलिन के अनुसार जैसे यदि 50 बच्चों का हम परीक्षण ले रहे हैं तो 50 बच्चों में से कितने बच्चे सफल हुए और कितने बच्चे असफल हुए, तो इसका एक आवृत्ति होता है, मतलब रिपीटेड होता है कि एवरेज उसका क्या रहा, तो उसको ध्यान में रखते हुए परीक्षण का निर्माण किया जाता है। फिर रेवर महोदय ने कहा कि पद कठिनता का अर्थ उस पद का सही उत्तर देने वाले व्यक्तियों की आवृत्ति से है। इन्होंने पॉजिटिव सेंस कहा है, बट चैपलिन महोदय ने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कहा है कि तो ये हो गया आपका पद विश्लेषण का सोपान। अब हम जानेंगे पद विश्लेषण का उद्देश्य और आवश्यकता क्या होती है। देखिए, परीक्षण के पद विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य उपयुक्त पदों को चुनना होता है। पद विश्लेषण में अभी हम पहले बताएं, जब परीक्षण का निर्माण किया जाएगा तो परीक्षण निर्माण के बाद जो उसमें पदों का चयन किया गया है उसी का विश्लेषण किया जाता है। उसी को लघु रूप में छोटे छोटे भागों में पृथक पृथक अलग अलग करके उसका विश्लेषण किया जाता है, तो उसकी उद्देश्य आवश्यकता भी उसी के अनुरूप होगा। तो पद विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य जो होता है, पदों को चुनना होता है। जो उपयुक्त है उसको चुनेंगे, जो उपयुक्त नहीं है उसको हटा देंगे। जो कि उद्देश्य की पूर्ति हेतु वैध तथा विश्वसनीय हो, ऐसे पदों का चयन करना ही पद विश्लेषण का उद्देश्य होता है। पद विश्लेषण उद्देश्य या आवश्यकता निम्न कारणों से है। देखिए किन किन कारणों से उसकी आवश्यकता और उद्देश्य या आवश्यकता है। पहला कारण है परीक्षण से कमजोर तथा द्व्यर्थी पदों को हटा देना, जिससे परीक्षण की विश्वसनीयता तथा वैधता बढ़ जाए। ठीक है। फिर दूसरा है परीक्षण में के चयनित पद संपूर्ण परीक्षण का प्रतिनिधित्व करें, इसके लिए हैं। फिर तीसरा पॉइंट है परीक्षण में चयन हेतु वास्तविक पदों की संख्या निर्धारित करने के लिए। चौथा पॉइंट है परीक्षार्थियों का उत्तर देने में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली कठिनाइयों की ओर संकेत करने में। पांचवा है परीक्षण के पदों का कठिनाई स्तर ज्ञात करने में। छठा है परीक्षण के पदों की विभेदकारी क्षमता ज्ञात करने में। सातवां है परीक्षण का समानांतर प्रारूप तैयार करने में आधार प्रदान करने में। आठवां है पद विश्लेषण प्रायः शक्तियों परीक्षणों में किया जाता है, न कि गति परीक्षण में। नौवां है पद विश्लेषण की प्रक्रिया एक प्रकार से परीक्षण पदों की सांख्यिकीय विशेषताओं का अध्ययन मात्र है। ये हो गया आपका पद विश्लेषण का आवश्यकता या उद्देश्य।
अब हम जानेंगे पद विश्लेषण की विशेषताएं क्या है। पद विश्लेषण की विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइटम एनालिसिस। पद विश्लेषण की प्रक्रिया की विशेषता निम्नलिखित है। इसमें पहला विशेषता है पद विश्लेषण प्रक्रिया द्वारा प्रत्येक पद के संदर्भ में वास्तविक स्थिति की जानकारी होती है और उद्देश्य के आधार पर पदों का चयन किया जाता है। दूसरा है पद विश्लेषण प्रक्रिया प्रथम जांच द्वारा परीक्षण संबंधी मुख्य कठिनाइयों, पदों की उपयुक्तता एवं निर्देशों की अस्पष्टता का आसानी से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिन्हें इस प्रक्रिया द्वारा दूर कर दिया जाता है। फिर तीसरा है इसके माध्यम से परीक्षार्थियों की क्षमता के बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाता है। चौथा है पद विश्लेषण से उपयुक्त शिक्षण विधि के चयन में सफलता प्राप्त होती है। पांचवा इस प्रक्रिया के माध्यम से लंबी परीक्षाओं को संक्षिप्त रूप प्रदान किया जाता है। छठा यह एक चक्रीय प्रविधि है। सातवां यह विश्लेषण द्वारा मापन हेतु उपयुक्त परीक्षण की प्राप्ति संभव होती है। तो ये 7 पॉइंट जो था पद विश्लेषण की विशेषताएं थी। फिर अंत में निष्कर्ष लिखना होता है, तो उसमें हम कंक्लूजन लिखेंगे। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि पद विश्लेषण की प्रक्रिया अपनाने से किसी भी परीक्षण की वैधता तथा विश्वसनीयता बढ़ जाती है, क्योंकि पद विश्लेषण प्रक्रिया के अंतर्गत हम अवांछनीय पदों या तो हटा देते हैं या उसे परिवर्तित करके दोबारा परीक्षण की प्रक्रिया में शामिल कर लेते हैं। तो ये हो गया। अभी हमने जाना पद विश्लेषण क्या है, पद विश्लेषण के अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, आवश्यकता, विशेषता और स्टेप्स यानी सोपान के बारे में। ठीक है, तो ये होगा कोर्स 9 के यूनिट 5 का एक टॉपिक, पद विश्लेषण आइटम एनालिसिस। तो यदि पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।